नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 17वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मौलिक अधिकार का हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का क्लास क्रमांक 16 में ना मौलिक अधिकार का जितना भी थ्योरी क्लास था उसको आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। और उसके बाद आज की क्लास में ना इसी टॉपिक पर मौलिक अधिकार पर जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्लास क्रमांक 16 को, पहले उसको देख लीजिए थ्योरी को। उसके बाद फिर अगर आप लोग एमसीक्यू सीरीज़ को करोगे ना तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और इस क्लास के हो जाने के बाद ना इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। और ये जो पीडीएफ रहेगा ना उसमें आप लोगों का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालूंगा, कम से कम 20 क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। और उसके बाद ना 2-4 क्वेश्चन और रहेगा, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन और है जो कूट में पूछा गया है। तो वो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर ना उसको भी दे दूंगा। और पीडीएफ के लास्ट में ना उसका आंसर को भी डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर ये रहने वाला है, ठीक है। आप लोगों को अगर लगता है ना कि कोई जो ऐसा क्वेश्चन है जिसको मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को पर्सनली रूप से उसमें नंबर दिया गया है उसमें आप मैसेज कर सकते हो। तो उसको क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों को ऐड करके क्या करूंगा, पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आप लोगों का अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका सिलेबस को दिखाऊं ना, तो सिलेबस में देखो भाग दूसरा करके दिया है सामान्य ज्ञान। और भाग दूसरा में जो ना दूसरा दिया है ना राजनीति विज्ञान, तो इसमें हम लोग ना ये जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ना आप लोगों को मौलिक कर्तव्य को भी पढ़ाऊंगा। तो मौलिक अधिकार आप लोगों का ना ये जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोगों को हमेशा मैं सिलेबस इसीलिए लाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग सिलेबस वाइज ही पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों को ये बता दूं, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि सर इसका सिलेबस चेंज हो गया है 2026 में। नहीं हुआ है भाई, सिलेबस अभी तक की चेंज नहीं हुआ है। 2025 का सिलेबस है ये जो आप लोगों को दिखाया हूँ। और 2026 में अभी सिलेबस का किसी भी प्रकार से विवरण ही नहीं दिया गया है। सिलेबस कब आता है, जब आप लोगों का फॉर्म भरने का जब डेट आता है ना, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, तो उसी के साथ आप लोगों का सिलेबस दिया जाता है व्यापम के वेबसाइट पर, व्यापम के द्वारा दिया जाता है। इससे पहले किसी भी प्रकार से सिलेबस चेंज का किसी भी प्रकार से नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। और व्यापम के द्वारा मैं खुद जा करके उसमें उसके वेबसाइट में जा करके ये जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड किया हूँ, उसको वेबसाइट में देख करके ऐसे कैसे कुछ भी आपको पढ़ा दूंगा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मेरे को भी थोड़ा जिम्मेदारियों का एहसास है कि आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ाना है इसके लिए, ठीक है। तो ये टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है कि सिलेबस इसका चेंज हो गया है। अगर होता तो आप लोगों को नया सिलेबस के साथ मैं बिल्कुल पढ़ा देता। और आप लोगों को बताया ना कि आप लोगों का सिलेबस केवल ना जब फॉर्म भरने का डेट आएगा ना, आप लोगों का जैसे कि एग्ज़ाम कब है, तो जून में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो जून से 1 महीना पहले आप लोगों का फॉर्म भरने का डेट आता है, मतलब मई में आप लोगों का फॉर्म भरने का डेट आएगा। तो डेट आएगा ना उस वक्त आप लोगों को और अलग से एक ना वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा उसका सिलेबस को, जब नया उसमें सिलेबस ऐड करेगा तो। और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करता है जी, क्योंकि हर कोई जानता है कि प्रीवियस ईयर जो सिलेबस है उसी के आधार मानकर सब लोग पढ़ते हैं बोल करके। एक दो टॉपिक अगर चेंज करना होगा तो करते हैं, वैसे भी अब तक उतना ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ उतना ही आप लोगों को पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि। तो आपको बतानी है 4 अलग अलग थ्योरी दिया है, उसके आधार पर कौन इसमें सही है आपको ये बताना है। पहला दिया है यह संविधान में उल्लेखित है। दूसरा, यह प्रजातांत्रिक होता है। तीसरा, यह लोक कल्याणकारी होता है। चौथा, यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। और पांचवा, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 3 5, ऑप्शन सी 1 4 5, या ऑप्शन डी 2 3 5। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। और मैं आप लोगों को ना ये जो सारा जो इसकी विशेषता है वो आप लोगों को बता दी हूँ। ये चारों पांचों जो है ना वो विशेषता है इसका, ठीक है। मतलब मूल जो अधिकार है ना उसकी विशेषता है ये। तो आपको मैं पढ़ा दिया हूँ थ्योरी में, तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। और मेरे आंसर लेने से पहले ट्राई किया कीजिए खुद आंसर लेने का, तब ज़्यादा बेहतर आप लोगों का प्रैक्टिस हो पाएगा। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है।
तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1, 4, 5 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि तो हम लोगों को जो 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है उसे मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे फर्स्ट इसमें यह संविधान में उल्लेखित है। आप लोगों को उसकी विशेषताओं को बताया था ना शुरुआती में कि ये संविधान में क्या है, उल्लेखित है, तो ये पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा करेक्ट हो जाएगा, यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। मतलब यह है कि ये हमारे विकास के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा पांचवा भी करेक्ट हो जाएगा, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता। तो मौलिक अधिकार के विरुद्ध संसद जो है वो किसी भी प्रकार से कानून नहीं बना सकता, तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो हम लोगों को ना क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना है। आप लोगों को जो पढ़ाया था ना उसमें विशेषता में ये पहला विशेषता दिया गया था, चौथा दिया गया था और पांचवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में दिया था। यह लोक कल्याणकारी है, ये भी करेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, आंसर लेना है हम लोगों को। तो सबसे ज़्यादा बेहतर जो आंसर है ना वो 1, 4 और 5 जो वो बेहतर आंसर है। ठीक है, यह प्रजातांत्रिक है, ये तो सही है, लेकिन यह है कि ये इसमें ना क्या है, मौलिक अधिकार में इसका जो विशेषता है वो नहीं दिया गया है, तो ये भी नहीं आएगा। ये एक बार आ सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर लेना है ना जी, तो इसीलिए सी जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने के लिए अधिकार को प्रत्याभूत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को प्रत्याभूत किया गया है? तो अब आप लोगों को ना ये जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है इसको थोड़ा सा सरल तरीके से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में ना जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों के संरक्षक माना जाता है। क्या? तो मौलिक अधिकारों के जो संरक्षक है ना वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। उसके अलावा मौलिक अधिकारों की जो स्पष्ट व्याख्या करने वाला जो होता है ना वो किसे माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। मान के चलो आपको लगता है कि मेरे किसी भी प्रकार की जो मौलिक अधिकार है ना उसका हनन हो रहा है, चाहे वो समानता का हनन हो, स्वतंत्रता का हनन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा हो, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय का जो दरवाजा है वो खटखटा सकते हो कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है बोल करके। तो उसका संरक्षक किसे माना जाता है, मौलिक अधिकारों का, तो वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। और वे किस अनुच्छेद में दिया गया है इसकी व्याख्या को, तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने वाला बोल सकते हो या मौलिक अधिकारों के संरक्षक बोल सकते हो, इन दोनों का किसे मिला गया है जो शक्ति है वो, तो वो अनुच्छेद 32 में ना सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी के बारे में जान लो, अनुच्छेद 21 में क्या है, तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हर व्यक्ति को क्या है, हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। क्या? तो अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। मतलब यह कि जब तक आपका दोष जो है ना वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। तो ये किस में है, तो अनुच्छेद 20 में बोला गया है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 33, तो अनुच्छेद 33 में क्या है, अनुच्छेद 33 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है केवल कानून बनाने का अधिकार जो है वो भारतीय संसद को है। क्या? तो अनुच्छेद 33 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि केवल संसद को भारतीय कानून बनाने का क्या है, अधिकार दिया गया है संसद को केवल। तो ये अनुच्छेद 33 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, सारे ऑप्शन को आप लोगों को इसीलिए बताता हूँ ताकि बार बार आप लोगों को बताऊंगा ना तो आप लोगों को क्या होगा, याद होगा, बार बार सुनोगे तो। ठीक है, कोई भी चीज़ जब आप लोग बार बार सुनते हो ना तो वो याद होते जाते हैं। तो इसीलिए जितना भी अनुच्छेद वगैरह आएगा ना, चाहे वो कोई भी अनुच्छेद हो, 1 से लेकर के 395 में कोई भी अनुच्छेद हो, सारे अनुच्छेद को आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को आप ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल या ऑप्शन ई कार्यपालिका। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो अभी जस्ट आप लोगों को प्रश्न क्रमांक दूसरा में बताया ना कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हम लोगों को 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है, उसका संरक्षक किसे माना जाता है? तो वो न्यायपालिका को माना जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो। आप लोगों को अभी जस्ट बताया ना कि किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ या छीना जा रहा है, तो डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो, है ना। तो इसीलिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो संरक्षक माना जाता है ना, तो वो न्यायपालिका को माना जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलेंगे। अब आप लोगों के लिए ना कूट में प्रश्न है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों को आंसर लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को पढ़िए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या दिया है? अनुच्छेद दिया है, तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 26। उसके अलावा पहला उपाधियों का अंत, दूसरा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तीसरा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षक, चौथा वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षक। सही उत्तर चुनिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? आपको ना ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद बताना है। देखना चाहो ना तो हल्का हटा दे रहा हूँ, लास्ट में पहला और दूसरा करके दिया, ठीक है। ये पहला है और ये दूसरा करके दिया, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ जो थ्योरी क्लास में सारे को, और अभी वर्तमान की स्थिति में इसी प्रकार से जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी एक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा सिंगल लाइन, आपको इसी प्रकार से कूट में पूछा जाएगा। तो अपना जो मेंटालिटी है, अपना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसको इस कदर की रखो कि जैसा भी प्रश्न पूछे इस प्रकार से कूट में इजी तरीके से आप लोगों से बन जाए। तो पहले खुद गेस कीजिए क्या इसका आंसर होगा, फिर आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले खुद ट्राई करो आंसर लेने का, एग्जाम में कोई मदद करने वाला आपको नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए खुद आंसर लेने की कोशिश करो आप। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सुमेलित करते हैं, मतलब दोनों को ना आपस में मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला इसमें ए दिया है, देखो अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया है। वाक स्वतंत्र मतलब बोलने की आज़ादी जी, अपना जो विचार है, अपना जो मत है, उसको सामने वाले के ऊपर रखने की क्या है? आज़ादी है, आपको बोलने का आज़ादी है। लेकिन आज़ादी तब तक है जब तक कि सामने वाले की किसी प्रकार से उसमें अहित ना हो, सामने वाले के व्यक्तित्व को किसी प्रकार से धूमिल ना हो या उसका छवि खराब ना हो। तो बोलने की आज़ादी किस में दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया है। और ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, आप लोगों को पता होगा, बताया भी था अपने थ्योरी क्लास में मैंने। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी को देखो, अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 किसके अंतर्गत आएगा? तो अनुच्छेद 29 जो है ना वो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। मतलब जो अल्पसंख्यक होगा ना, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं ना, तो वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए क्या किया गया है? अनुच्छेद 29 में संरक्षण की बात किया गया है। तो ये भी आप लोगों को थ्योरी में मैंने पढ़ाया था और याद रखने के लिए भी बोला था। उसके अलावा सी को देखो, अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 जो है ना उसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्या? तो किसी भी प्रकार से जो भारत के नागरिक है ना, वो विदेशियों से ना किसी भी प्रकार से उपाधि नहीं ले सकता बिना भारत सरकार के परमिशन के बगैर। अगर उपाधि लेना है ना तो भारत सरकार से पहले परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही वो उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो इसीलिए अनुच्छेद 18 में क्या किया गया है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना, और थ्योरी में भी बताया था। उसके अलावा डी को देखो, अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। मतलब यह है कि अनुच्छेद 26 में आपको ना अपने धार्मिक जो कार्य है उसको आप लोग मान सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो आप। तो इसकी क्या है? तो इसका स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दिया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। केवल ना शॉर्ट में याद रखो, ये ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से अभी वर्तमान में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ बालात मजदूर को निषिद्ध किया गया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 23। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 23 जो अनुच्छेद है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ बालात मजदूर को निषिद्ध किया गया है? तो बंधुआ कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा पहले किसी प्रकार से बंधुआ मजदूरी कराया जाता था ना, दास बना करके, और उसके अलावा मानव तस्करी भी होता है ना। तो इसी को ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी को क्या किया गया है? निषिद्ध किया गया है, रोक लगाया गया है। और साथ ही मानव तस्करी जो होता है ना, तो उसको भी क्या किया गया है? रोक लगाया गया है इस पर। और ये किस में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 23 में उल्लेखित है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, वंश, समुदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये भेदभाव के लिए क्या किया गया है? खत्म करने की बात अनुच्छेद 15 में बोला गया है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद जो 17 है उसमें क्या बोला है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत जो है ना उसके अंत के बारे में बात किया गया है, उसको खत्म करने के लिए बोला गया है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का क्या है? अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी 23 जो अनुच्छेद है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ना इसका PDF कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट कीजिए कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो आप लोगों को वहाँ से नंबर लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। दूसरा ये है कि आपको ये स्क्रीन पर ना रैंडम एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है ना, वो भी मेरा ही नंबर है, तो उसमें आप लोग ना व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आपके नंबर लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोगों को जोड़ दूंगा। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए ना केवल आप लोगों को ना नॉमिनल चार्ज पे करना होगा। और नॉमिनल चार्ज कितना होगा? तो केवल एक बार आप लोगों को 149 जो है ना वो आप लोगों को पे करना होगा। उसके बाद जितना भी चारों पांचों जो विषय है ना उसका जो PDF है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप में मैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे को ना किसी भी प्रकार से ट्रैफिक वगैरह बेवजह नहीं चाहिए। जो एक्चुअल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो एक्चुअल में चाहते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सारा जो PDF है मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ उनको। और उन सभी लोगों के लिए ना मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ला करके दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो। आप लोगों को हर क्लास में 15 से 20 आप लोगों को क्या करूँगा? क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। उसके बाद लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो ना, तो इसीलिए अच्छा जो प्रश्न रहेगा ना, जो आने योग्य रहेगा, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को क्या करूँगा? व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को क्या रहे, एक्स्ट्रा आप लोगों का प्रिपरेशन होते रहे। और कोई भी आप लोगों को डाउट होगा उसमें ना, तो बेशक कमेंट कर दीजिएगा, उसमें आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, तो पर्सनल आप मैसेज करके भी बोल सकते हो। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में या आप लोगों को वहीं पर समझा दूंगा उस क्वेश्चन का मतलब को। ठीक है, देखिए कम लोग पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से यार हम लोगों को बेहतर तैयारी करना है, और जितना भी मेरा नोट्स वगैरह कुछ और होगा ना वो सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। ये आप लोगों की इच्छा है, अपने पढ़ने के लिए इतना एफर्ट तो कर भी सकते हो। और मार्केट में जाओगे ना कि मैं कोचिंग वगैरह करूँगा, तो 7 से 8 हज़ार तो कोचिंग वाले ही ले लेंगे, है ना। वो तो आप लोगों का सिंपल नाश्ता के तौर पर मैं ले रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि आप सिंसियर रहो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी चीज़ आप लोगों को मिलता है ना उसका वैल्यू लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर आप ना थोड़े बहुत कुछ चीज़ को मेहनत से आप लोग अचीव करोगे या पैसे दे करके खरीदोगे ना, तो उसका वैल्यू रखते हो। तो इसीलिए ये जो रिक्वायरमेंट है ना मैं वो रखा हूँ। ठीक है, कम बच्चे पढ़ेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, अपने पढ़ाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो आप। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो प्रश्न का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से अगर इमरजेंसी आता है किस देश में ना, तो उसमें भी ना आपका जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में जो दिया गया है ना उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। मतलब यह है कि आपको जीवन जीने का जो अधिकार है वो
किसी भी प्रकार से आपातकालीन आ जाए उसमें आप लोगों को क्या छीना नहीं जा सकता उसमें, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 को किसी भी प्रकार से आपातकालीन की स्थिति में बंद नहीं किया जा सकता या निलंबित या हटाया नहीं जा सकता। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसमें, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। मतलब यह है कि कानून के सामने ना, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सारे के सारे लोगों को एक समान माना जाएगा। किसी भी प्रकार से कानून के समक्ष उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बोला गया है अनुच्छेद 14 में, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, तो अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम मतलब जो बेगारी है ना, उस पर रोक लगाया गया है। और मानव का जो दुर्व्यापार तस्करी वगैरह होता है ना, तो उस पर क्या किया गया है, रोकथाम लगाया गया है अनुच्छेद 23 में, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या, तो बोलने की आज़ादी दिया गया है। क्या, तो अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता, कहीं भी आप लोग बोल सकते हो, इसका आज़ादी है जब तक सामने वाले के ऊपर किसी भी प्रकार से उसकी छवि को धूमिल ना हो, ठीक है। तो अपने विचार को व्यक्त करने की आज़ादी किस में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना जी अलग अलग अनुच्छेद को, मौलिक अधिकार को ना, तो आप लोगों को याद होते जाएगा। क्योंकि बार बार कोई चीज़ को सुनते रहोगे ना तो याद होता है, और इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा ही जाएगा। क्यों, क्योंकि आप कितने अवेयर हो इसमें मामले में, अपने मौलिक अधिकार के मामले में, ये इसको जांचने के लिए भी क्वेश्चन जो है ना वो लाया जाता है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद जो 19 है उसमें अलग अलग क ख ग घ अंग ऐसे करके अलग अलग दिया गया था ना, तो आपको बताना है ये 6 प्रकार के अलग अलग क्या दिया गया, थ्योरी दिया गया उसी में से। तो जमाना है आप लोगों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस की कौन कौन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। पहला, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, निवास और बसने की स्वतंत्रता। तीसरा, भ्रमण की स्वतंत्रता। चौथा, सभा की स्वतंत्रता। पांचवा, संघ निर्माण की स्वतंत्रता। और छठवां, वित्तीय उपजीविका व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। तो संविधान के जो अनुच्छेद 19 है ना उसमें क ख ग घ अंगा करके अलग अलग जो है ना उसमें दिया गया है ना। तो इसका जो सही क्रम होगा ना उसको चलिए मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो क्रम होगा वो हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 19 का में दिया गया है। उसके अलावा दूसरा जो होगा वो कौन होगा, सभा की स्वतंत्रता। तो ये खा में दिया गया है। उसके अलावा तीसरा जो होगा वो संघ निर्माण की स्वतंत्रता। तो किसी भी प्रकार से आप संघ क्या कर सकते हो, संघ का निर्माण कर सकते हो। तो ये ग दिया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या होगा, तो ये भ्रमण की स्वतंत्रता। तो कहीं भी आप लोग क्या कर सकते हो, स्वच्छंद रूप से भ्रमण कर सकते हो, जा सकते हो, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हो। भ्रमण का मतलब ये नहीं है जी कि किसी भी घर में घुसर जाओ, ठीक है। मतलब यह है कि भ्रमण आप जो सार्वजनिक स्थान है ना तो वहाँ भ्रमण कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, तो नेक्स्ट जो है ना वो निवास और बसने की स्वतंत्रता। तो आपको कोई भी राज्य में क्या है, निवास करने की और बसने की क्या है, स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। उसके अलावा अंतिम में क्या होगा, तो अंतिम में छठवां आ जाएगा वित्तीय उपजीविका व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता। मतलब आपको क्या है, बिजनेस करने की स्वतंत्रता दिया गया है आपको। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को आप ध्यान से पढ़िए। स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या बोला गया है, तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 19 सेम टू सेम प्रश्न दे दिया गया है जी। जो प्रश्न क्रमांक 7 था ना तो प्रश्न क्रमांक 8वां भी सेम टू सेम प्रश्न है, लेकिन इसके पैटर्न को क्या किया गया है, थोड़ा सा बदल दिया गया है, ठीक है। तो अगर ध्यान से आप लोग समझे होंगे ना प्रश्न क्रमांक 7 को तो इसको भी इजी तरीके से बता सकते हो। ए करके दिया है अनुच्छेद 19 का, बी करके दिया है अनुच्छेद 19 ख, सी अनुच्छेद 19 ग और डी अनुच्छेद 19 घ। उसके अलावा पहला संघ बनाने का, दूसरा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा आवाज संचरण का और चौथा शांतिपूर्वक सम्मेलन का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताओ क्या इसका आंसर होगा। सेम प्रश्न है, केवल पैटर्न को बदला गया है, क्वेश्चन पूछने के जो तरीका है उसको, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है।
तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में सुमेलित कीजिए बोला है और संविधान का अनुच्छेद 19 में दिए गए और दोनों को मिलाने के लिए बोला है। तो चलिए आपस में दोनों को मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला ए, अनुच्छेद 19 का, तो अनुच्छेद 19 का किस में आएगा? तो अनुच्छेद 19 का जो है ना वो दूसरा में आ जाएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहले आपको बताया था ना कि 19 का में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी दिया गया है। तो देखो, एक में क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ए का दूसरा है तो ए का दूसरा किस में है ये ढूंढो। ए इसमें है, दूसरा किस में है, या तो ये वाला बी वाला हो सकता है क्योंकि इसमें देखो दूसरा दिया है, या डी वाला हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है, ऐसे होता। उसके बाद दूसरा को देखते कि अनुच्छेद 19 खा, तो अनुच्छेद 19 खा में क्या है, तो अनुच्छेद 19 खा में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन का। आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 7वां में बताया था ना, तो 19 खा में क्या है, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन का दिया है। तो ये चौथा हो गया। तो अब आप लोगों को ढूंढते कि चौथा किस में है, तो डी वाला, तो डी वाला करेक्ट ले लेते, सारे को मिलाने की आवश्यकता नहीं होता आपको। उसके अलावा ना अगर नॉर्मल टाइप से अगर आप समझना चाहोगे ना तो आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला ए को देखो 19 का, तो 19 का में क्या है, आपको बोलने की आज़ादी दिया है क्या, तो सबसे पहले आपको बोलने की आज़ादी दिया है। उसके बाद खा, बोलने की आज़ादी मेरे को मिल गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने जो विचार है बोलने का, तो उसको सामने वाले को बताने के लिए मैं क्या करूँगा, शांतिपूर्ण सम्मेलन करूँगा। क्या? तो जब मैं सम्मेलन करूँगा, अपने दोस्तों का सम्मेलन बना लूँगा, है ना, ले आऊँगा 4-5 को बुला करके, तो शांतिपूर्ण क्या करूँगा, बताऊँगा सामने वाले को, है ना, अपना जो व्यक्त है ना, अपना जो विचार है उसको क्या करूँगा, बताऊँगा सम्मेलन करके सामने वाले को। तो ये खा में आ जाएगा। उसके अलावा तीसरा देखो, अनुच्छेद 19 गा, तो अनुच्छेद 19 गा में क्या होगा, संगम बनाने का, तो संगम मतलब संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो दिया गया है। संघ मतलब एक जो ग्रुप होता है ना वो बनाने का। तो सबसे पहले देखो मैं क्या किया, मेरे को बोलने का आज़ादी मिला। जब मेरे को बोलने का आज़ादी मिला तो मैं किससे बोलूँगा, तो सम्मेलन में करूँगा तब वहाँ बोलूँगा। तो मैं सम्मेलन बुला लिया और सम्मेलन किया खा में। उसके बाद ग में क्या किया, सम्मेलन बुला लिया, तो मैं क्या किया, बुलाया तो उन सारे लोगों का एक संघ बना लिया, एक संगम बना लिया। तो उसके बाद तीसरा हो जाएगा। उसके अलावा चौथा 19 घा, तो 19 घा में क्या होगा, तो ये आबाद संचरण हो जाएगा, मतलब कहीं भी घूमने की आज़ादी हो जाएगा, है ना। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले मेरे को बोलने का आज़ादी मिला तो मैं शांतिपूर्ण सम्मेलन किया। सम्मेलन करने के बाद एक संघ बनाया और संघ बनाने के बाद क्या किया, सारे संघ को लेकर के ना तो कहीं भी आबाद गति से संचरण मतलब स्वतंत्र रूप से घूमने का जो है ना तो वो अधिकार मेरे को मिला 19 गाँव में। तो सारे लोगों को लेकर क्या किया, मैं आगे से घूमने गया। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत कहानी के माध्यम से बनाने की कोशिश करोगे ना तो ईजी तरीके से समझ में आएगा, वरना रटोगे तो भूल जाओगे, ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्राई करो कि कुछ ना कुछ कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब इसी प्रकार से थोड़ा बहुत ना कुछ रिलेट करो। ऐसा जरूरी नहीं केवल मैं ही जो चीज़ बताऊं केवल आप लोगों को वही समझ में आए। एक ये हो सकता है कि आप अपने मन से अपने अनुसार कोई भी स्टोरी बना सकते हो इसको देख करके और याद रख सकते हो। इसको रटोगे तो भूल जाओगे, इसीलिए कोई ना कोई क्या है स्टोरी बनाने की कोशिश किया करो आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो ये आप लोगों को तो बता ही दिया हूँ, ये तो सेम टू सेम प्रश्न हो गया जी। तो ये ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के नागरिकों को अपने प्राण और जीवन जीने के क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो इसको किसी भी आपातकालीन स्थिति में क्या किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया है, मतलब कानून के सामने सभी जो व्यक्ति है वो समान होंगे, ना गरीब ना अमीर, किसी पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आज़ादी किस में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया, इसलिए आप लोगों को बता दिया हूँ मैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को पढ़िए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेशी यात्रा का अधिकार दिया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेशी यात्रा का अधिकार दिया जाता है? तो एक जो भारत का नागरिक है ना उसे विदेशी यात्रा का जो अधिकार जो दिया जाता है वो अनुच्छेद 21 में दिया जाता है। अनुच्छेद 21 के अलग अलग जो भाग होते हैं ना उसमें दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में जो सबसे पहला होगा ना वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसके क ख ग घ करके अलग अलग उसमें जो सेक्शन में बांटे हैं ना तो उसमें इसमें क्या है अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है जी? तो अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता दिया गया है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध में क्या दिया गया है? संरक्षण दिया है, मतलब जब तक आपका दोष सिद्ध ना हो जाए आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध दिया है। क्या? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से ना संरक्षण दिया गया है, मतलब यह कि मान के चलो आपको ना गिरफ्तार कर लिया जाता है कुछ ऐसे कंडीशन में, तो आपको अपने मन के हिसाब से ना जो वकील है उसको क्या करने का अपॉइंट करने का अधिकार दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। बी करके दिया है संविधान के अनुच्छेद 21 विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से क्या सही है बोला है, तो सही जो होगा वो ए भी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। बी भी करेक्ट हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 21 विधायिका के कार्य के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। भारत के संविधान में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो किसमें किया गया है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(3), ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(4), ऑप्शन सी अनुच्छेद 18(2) या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19(1). तो क्या इसका आंसर हो सकता है? गैस तो कीजिए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16(4) करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के संविधान में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो भारत के संविधान में ना जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ना तो उसके लिए जो आरक्षण का प्रावधान है ना वो अनुच्छेद 16 के ना चौथा भाग में किया गया है, मतलब अलग अलग 1 2 3 4 करके उसमें अलग भाग है ना जी, तो उसमें किया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 15(1) के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन बी यह प्रत्येक नागरिकों को विभेद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन सी यह सभी नागरिकों पर लागू होता है, या ऑप्शन डी यह लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संविधान के अनुच्छेद 15(1), तो संविधान के अनुच्छेद 15(1) के विषय में क्या सही नहीं है बोला है जी, तो सही नहीं जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। विरुद्ध बोला है जी, विरुद्ध। किसी भी गवर्नमेंट का जो संस्थान है इसके विरुद्ध आपको संरक्षण दिया जाएगा क्या? ये तो निगेटिव है ना जी। जब प्रश्न निगेटिव बोला है तो आंसर भी आप लोग निगेटिव टाइप से ही ना लोगे हैं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए हमें शरीर चाहिए, ऑप्शन बी पूर्णता सूचित कीजिए, ऑप्शन सी हम आदेश देते हैं, या ऑप्शन डी किस अधिकार से।
तो क्या इसका आंसर होगा। और आप लोगों को मैं पढ़ा दिया हूँ कि अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ाया हूँ ना, कि न्यायपालिका को कैसा कैसा जो अधिकार है, कैसा कैसा जो शक्तियाँ प्राप्त है, उसके बारे में आपको पढ़ाया हूँ और ये उसी से रिलेटेड है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए अब आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी, किस अधिकार से करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अधिकार प्रेक्षा का क्या अर्थ है। तो अधिकार प्रेक्षा का जो अर्थ होगा ना, वो किस अधिकार से इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को मैंने एक चीज़ समझाया था ना, कि लास्ट में आप लोगों को जब पढ़ाया था ना रीट के बारे में, तो रीट किसको प्राप्त है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। आप लोगों को बताया था ना कि न्यायपालिका को रीट का जो अधिकार है वो प्राप्त है। और मुख्यतः 5 प्रकार के रीट होता है इसमें, कौन कौन सा। तो सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, और बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आएगा वो हमें शरीर चाहिए इसमें हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो होगा वो परमादेश होगा। परमादेश जो होगा ना, वो हम आदेश देते हैं, ये इसमें आ जाएगा। उसके अलावा तीसरा जो होगा वो अधिकार प्रेक्षा हो जाएगा, और अधिकार प्रेक्षा जो आएगा ना, वो किस अधिकार से, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा जो होगा ना, वो उत्प्रेक्षण हो जाएगा। उत्प्रेक्षण में क्या आता है, पूर्णता सूचित करो, ये आ जाता है। उसके अलावा पांचवा प्रतिषेध है जो रीट है वो, तो पांचवा में क्या होगा, हम मना करते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ना ये जो अधिकार परीक्षा है ना, वो 5 प्रकार की जो रीट है ना, उसमें से एक प्रकार है जो अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया। और ये जो अनुच्छेद 32 है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार है उसके अंतर्गत आता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, और ये 5 प्रकार की जो रीट है उसको याद रखना है। एक लाइन से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार प्रेक्षा, चौथा उत्प्रेक्षण और पांचवा प्रतिषेध। तो 5 प्रकार के रीट होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को अब ध्यान से पढ़िए। सही क्या है, तो आपको बताना, ये 1 से लेकर के 5 तक की अलग अलग थ्योरी दिया है, इसको पढ़ करके बताना है जो सही होगा उसको। ए करके दिया है, विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। बी, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता का अधिकार में निहित है। सी, समानता का अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिया गया है। और डी, अनुच्छेद 14 वर्ग विधान की अनुमति देता है। और ई, अनुच्छेद 14 वर्गीकरण का निषेध करता है। ऑप्शन ए सी ई, ऑप्शन बी डी ई, ऑप्शन सी ए बी सी, या ऑप्शन डी सी डी ई। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए इसमें बोला है सही क्या है, तो सही जो होगा वो ए हो जाएगा। विधि का शासन संविधान का मूल आधारभूत ढांचा है। मतलब विधि कहने का मतलब ये है कि कानून का जो शासन है ना, वो संविधान का क्या है, आधारभूत ढांचा है। तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा बी भी करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता का अधिकार में निहित है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सी भी करेक्ट हो जाएगा, समानता का अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिया गया है। तो जो समानता है ना, इक्वालिटी, वो भारत के नागरिकों को भी मिला है, और जो फॉरेन से जो आता है ना इंडिया ट्रैवल करने घूमने, तो उसको भी समान अधिकार दिया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये ए बी सी तीनों जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी के बारे में दिया है, अनुच्छेद 14 वर्ग विधान की अनुमति देता है, तो अलग अलग वर्ग विधान की नहीं देता है। ई दिया है, अनुच्छेद 14 वर्गीकरण का निषेध करता है, तो ये भी इसमें उल्लेख ही नहीं किया गया है जी दोनों का। तो कहाँ से होगा, केवल ए बी सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए, सुमेलित कीजिए। ए करके दिया है, इसको पढ़िए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी प्रतिषेध, और डी उत्प्रेक्षण, और ई अधिकार प्रेक्षा। उसके अलावा पहला, पूर्णता सूचित कीजिए। दूसरा, किस अधिकार से। तीसरा, हम आदेश देते हैं। चौथा, हमें शरीर चाहिए। और पांचवा, अधीनस्थ न्यायालय का लेख। आप लोगों को बताया हूँ जी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में, इसी वजह से, क्योंकि ऐसे कूट में बना करके पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। अब बताओ क्या इसका आंसर होगा। नहीं बताओगे मेरे को चलेगा, लेकिन खुद आंसर लो आप। बीच में रोक दो वीडियोस को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद आंसर लेने की पहले कोशिश करो कि जो आप आंसर ले रहे हो वो करेक्ट
करेक्ट हो रहे हैं नहीं, ये आप कम से कम करेक्ट करने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे आप। तो ज़्यादा ज़रूरी कि आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए आपस में सुमेलित करते हैं इन दोनों को। सबसे पहला ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या आएगा? तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमें शरीर चाहिए, ये होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब यह है कि जिसके खिलाफ किसी भी प्रकार से अपराध दर्ज है, तो जब वहाँ को ना कोर्ट में लेकर के जाया जाता है न्यायालय में, तो जिसने अपराध किया उसको सह शरीर मतलब शरीर के साथ क्या होना होता है, उपस्थित होना होता है। तो इसे ही बंदी प्रत्यक्षीकरण में ना हमें शरीर चाहिए ये बोलता है बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय जो होता है वो। तो ये इसमें आ जाएगा। उसके अलावा दूसरा को देखिए बी को परमादेश। तो परमादेश में क्या आएगा? परमादेश जो होता है वो हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब क्या है? हम आदेश देते हैं ये बोला गया है कोर्ट जो होता है वो। इसके अलावा सी प्रतिषेध। तो प्रतिषेध में क्या आएगा? अधीनस्थ न्यायालय को लेख मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा ना वो अपने जो अधीनस्थ न्यायालय होगा उसको क्या करेगा? लेख लिखेगा किसी भी प्रकार से, अगर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ मंगाना होगा तो। उसके अलावा डी उत्प्रेक्षण। तो उत्प्रेक्षण किस में आएगा? पूर्णतः सूचित कीजिए करके आएगा उत्प्रेक्षण में। उसके अलावा ई अधिकार प्रेक्षा। तो अधिकार प्रेक्षा जो होगा ना वो किस अधिकार से, ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो ये आप लोगों को पहले भी बताया था। और ये 5 प्रकार की जो रीट है ना वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये न्यायालयों को ना ये 5 प्रकार के जो रीट का अधिकार है वो प्राप्त है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है अभी के डेट में पूछा जा रहा है, तो अपने आप को पहले से ना प्रिपेयर कर लो कि ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करते हुए चलना है। सिंगल प्रश्न का दौर जो है ना वो चला गया जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल 100 प्रश्न है कि 100 के 100 आप लोगों को इसी प्रकार से कूट में पूछा जाएगा, नहीं। कम से कम ना 40 से 50% जो रहेगा वो आपका कूट में प्रश्न पूछा जाएगा। और जो कूट के प्रश्नों को सॉल्व कर लेगा ना वही आगे जा पाएगा, वही ज़्यादा बेहतर नंबर जो है वो क्रैक कर पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करने की शक्ति किसे है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करने की शक्ति किसे है? तो ये जो लेख जारी करने की शक्ति है ना वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही प्राप्त है। और ये 5 प्रकार की जो रीट है ना अनुच्छेद 32 में, तो ये उसके अंतर्गत आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो पहला आ जाता है। तो ये दोनों जो न्यायालय है ना उसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है 5 प्रकार के जो रीट है वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मानव अधिकार या ऑप्शन डी नैसर्गिक अधिकार। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है ना जी। हैं हम लोगों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन से है? तो सबसे पहला समानता का अधिकार हो जाएगा जो 14 से लेकर के 18 तक की दिया गया है अनुच्छेद में। दूसरा जो होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इसमें जो अनुच्छेद है वो 19 से लेकर के 22 तक के दिया गया है। तीसरा जो होगा वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है और इसमें जो है वो 23 से लेकर के 24 तक की अनुच्छेद दिया गया है। चौथा जो होगा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें 25 से लेकर के 28 तक की अनुच्छेद है। पांचवा जो होगा वो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है, 29 से लेकर के 30 तक की अनुच्छेद दिया गया है। और छठवां जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है और इसमें अनुच्छेद 32 दिया गया है।
तो ये आप लोगों को याद रखना है ना। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार था, लेकिन जब संविधान निर्माण हुआ ना तो उस टाइम 7 मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त था। और 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था संविधान के वक्त। लेकिन क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। और ये जो संपत्ति का अधिकार था ना, उसे मौलिक अधिकार ना मान करके उसको ना अनुच्छेद जो 300 का है उसमें डाल दिया गया था और इसे कानूनी अधिकार मान लिया गया। ठीक है, वो मौलिक अधिकार नहीं माना गया। तो इसीलिए वर्तमान में ना 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है वो हमको प्राप्त है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 25वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन या ऑप्शन डी 44वां संशोधन। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी 44वां संविधान संशोधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। अभी आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 18 में बताया था ना कि 44वें संविधान संशोधन 1978 कब? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 को संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये जो संपत्ति का जो अधिकार है ना, उसे 300 का में डाल दिया गया, जो भारतीय अनुच्छेद है उसमें। तो ये आप लोगों को याद रखना है। पहले हम लोगों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में बदल दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को पढ़िए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 2006 या ऑप्शन डी 2005। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी 2005 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना, वो 2005 में बनाया गया। ये आप लोगों को याद रखना है। और सूचना का अधिकार क्या होता है जी? सूचना का अधिकार मतलब ये है कि अगर आपको लगता है ना कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको चाहिए, तो क्या करते हो आप? RTI लगाते हो। क्या? तो RTI लगाते हो, जिसे क्या कहा जाता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, सूचना के अधिकार को, है ना। तो वो 2005 में क्या किया गया? तो ये लागू किया गया था। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि कई लोग व्यापम चले जाते हैं, जो परीक्षा मंडल होता है वहाँ, और जाकर के ये पता कर लेते हैं कि हाँ कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। उसके अलावा ना DPI चले जाते हैं, है ना, शिक्षा विभाग चले जाते हैं, वहाँ RTI लगा करके पूछ लिया जाता है कि कौन से विभाग में कितना पोस्ट अब तक की खाली है। ये सारा चीज़ क्या करते हैं? RTI लगा करके पूछ लिया जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सूचना का अधिकार 2005 में हमको दिया गया था, इसके वजह से। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों का जो क्लास है ना, वहीं यहीं पर आज समाप्त कर देते हैं। और आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये देखो अलग अलग कूट में पूछा जाने वाला प्रश्न, ये आप लोगों के व्हाट्सअप ग्रुप में मैं डाल दूंगा। इस प्रकार की जो प्रश्न है उसको आप लोग क्या करना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बेहतरीन तरीके से आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ना ये जो क्वेश्चन है ना, 4-5 क्वेश्चन, उसको मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि ये आप लोगों को क्या हो, फायदे हो। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किया उनको कुछ फ़ायदे हो, एक्स्ट्रा फ़ायदा हो, इसीलिए ना जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो डाल देता हूँ। अगर आप लोगों को किसी प्रकार के प्रश्न को समझना है ना, तो बेशक कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का उसका आंसर भी नेक्स्ट क्लास में ला करके दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, कम से कम आपके एग्जाम तक की कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन जाता है जी आपको, और प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को क्लास मिल पाए, इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। बढ़िया अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है।